नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं, एमिलॉइडोसिस। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर हमारे पास जो जानकारी है वो इसे समझने में मदद करेगी। तो हमारा मकसद क्या है आज? यही कि एमिलॉइडोसिस आखिर है क्या चीज़, ये कितने तरह का होता है और सबसे ज़रूरी, ये क्यों मायने रखता है हमारे लिए। तो चलिए इस जानकारी को खोलते हैं, देखते हैं क्या है ये। बिल्कुल। विषय थोड़ा सा जटिल है, मानती हूँ, पर इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे ये कई आम स्वास्थ्य दिक्कतों से भी जुड़ा है। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। हमारे स्रोत के हिसाब से एमिलॉइडोसिस में होता यह है कि शरीर में कुछ प्रोटीन ठीक से काम नहीं करते, वो मतलब असामान्य तरीके से जमा होने लगते हैं। हाँ, और वो एक खास शक्ल ले लेते हैं, बीटा प्लीटेड लीनियर शीट्स। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब बस इतना है कि प्रोटीन अपनी सामान्य गोलमोल या मुड़ी हुई शक्ल खोकर एक चपटी चादर जैसी बनावट में आ जाते हैं। अच्छा, चपटी चादर जैसी। खुलते नहीं आसानी से। अघुलनशील, यानी शरीर उन्हें तोड़ नहीं पाता। बिल्कुल, वो शरीर से निकल नहीं पाते और ऊतकों में मतलब टिश्यूज में जमा होने लगते हैं। समझ लीजिए जैसे कहीं कूड़ा जमा हो रहा हो। और ये जमाव फिर कोशिकाओं को, सेल्स को परेशान करते हैं, उनके काम में रुकावट डालते हैं और आखिर में उन्हें मार भी सकते हैं। उसे अपोप्टोसिस कहते हैं, सेल डेथ। ओके, स्रोत में एक और दिलचस्प बात लिखी है, वो कॉन्गो रेड स्टेन के बारे में। हाँ, कॉन्गो रेड। ये कोई खास डाई है शायद, जो लैब में इस्तेमाल होती है। सही, ये एक डाई है जो टिश्यू सैंपल पर लगाते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब एमिलॉइड जमाव पर ये डाई लगती है और उसे एक खास पोलराइज्ड लाइट में देखते हैं ना, हाँ, तो वो एक अजीब सी सेब के हरे रंग जैसी चमक दिखती है, एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस। ओके। ये उसका एक पक्का निशान है पहचानने का तरीका। अच्छा, सेब जैसी हरी चमक, ये तो विजुअल पहचान हो गई एक तरह से। हाँ बिल्कुल, और ये चमक सीधे सीधे उसी बीटा प्लेटेड शीट वाली बनावट से जुड़ी है। तो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ एमिलॉइड है। ठीक है, तो ये तो समझ आया कि प्रोटीन गलत तरीके से जुड़कर जम जाते हैं और नुकसान करते हैं, पर क्या ये हमेशा एक जैसा होता है? स्रोत कहता है कि नहीं, इसके कई प्रकार हैं। हाँ, कई प्रकार है। मुख्य रूप से 3 बड़ी कैटेगरीज हैं, सिस्टेमिक, लोकलाइज्ड और हेरिडिटरी। सिस्टमिक, लोकलाइज्ड, हेरिडिटरी। ठीक है, तो पहले सिस्टमिक वाले देखते हैं, जिनका असर पूरे शरीर पर होता है। हाँ, सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम पर असर। इसमें सबसे पहला नाम है प्राइमरी एमिलॉइडोसिस, ALB कहते हैं इसे शायद। हाँ, AL। तो इसमें कौन सा प्रोटीन है जो गड़बड़ कर रहा है? स्रोत कहता है IG लाइट चेन्स। ये क्या होती है? इम्यूनोग्लोब्युलिन लाइट चेन्स, ये असल में हमारी एंटीबॉडीज का ही एक हिस्सा होती हैं, जो इम्यून सिस्टम बनाता है। दिक्कत तब होती है जब शरीर के कुछ प्लाज्मा कोशिकाएं जो एंटीबॉडी बनाती हैं वो बिगड़ जाती हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ ये लाइट चेन्स बनाने लगती हैं। ओह, तो ये प्लाज्मा सेल की गड़बड़ी से जोड़ा है, जैसे मल्टीपल माइलोमा। बिल्कुल सही। मल्टीपल माइलोमा जैसे प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स में ये AL एमिलॉइडोसिस काफी देखने को मिलता है। और क्योंकि ये सिस्टमिक है, तो इसका असर भी कई जगह होता होगा। हाँ, बहुत सारे अंगों पर असर डाल सकता है। स्रोत में तो लंबी लिस्ट है, पर खास तौर पर देखें तो दिल पर असर होता है। उसकी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिसे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। पाचन तंत्र में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे जीभ बड़ी हो जाना या लिवर का साइज बढ़ जाना। किडनी पर असर पड़ सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की बड़ी समस्या है ये तो। हाँ, खून से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे आसानी से नील पड़ जाना, नसों में तकलीफ मतलब न्यूरोपैथी, और कलाई में कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं असर काफी फैला हुआ है। वाकई ये तो बहुत कुछ कवर कर रहा है। अच्छा, अगला सिस्टमिक प्रकार है सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस, AA। AA, हाँ। यहाँ प्रोटीन है सीरम एमिलॉइड A, और इसकी वजह स्रोत कहता है पुरानी सूजन। हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये अहम कनेक्शन है। जब शरीर में लंबे समय तक सूजन चलती रहती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या आंतों की बीमारी IBD में, या कुछ जेनेटिक बुखार जैसे फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, या कोई पुराना इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लिवर जवाब में बहुत ज्यादा मात्रा में ये SAA प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन शायद सूजन से लड़ने के लिए बनता है, पर जब ये लगातार बहुत ज्यादा बनता रहता है तो इसके गलत तरीके से मुड़कर
AA एमलॉइड के रूप में जमने का खतरा बढ़ जाता है। तो मतलब पुरानी सूजन इसकी जड़ में है। बिल्कुल, सूजन इसका ट्रिगर है एक तरह से। ठीक है। और एक और सिस्टेमिक प्रकार है डायलिसिस वाला, डायलिसिस रिलेटेड एमिलॉइडोसिस। हाँ। इसमें प्रोटीन है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। और ये उन मरीजों में होता है जो लंबे समय से डायलिसिस पर हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी हैं। सही। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ये एक प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाएं बनाती हैं। नॉर्मली हमारी किडनी इसे खून से फिल्टर कर देती है। अच्छा। लेकिन जब किडनी काम नहीं करती तो ये खून में जमा होने लगता है। और दिक्कत यह है कि जो पुरानी डायलिसिस मशीनें हैं वो इससे बहुत अच्छे से निकाल नहीं पाती। ओह। तो जो मरीज सालों साल डायलिसिस पर रहते हैं उनके खून में इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। और फिर ये हड्डियों और जोड़ों में एमिलॉइड बनकर जमने लगता है। दर्द होता है, काफी दिक्कतें होती हैं इससे। समझ गया। तो ये तो हुए सिस्टेमिक प्रकार। अब आते हैं लोकलाइज्ड पर, जो किसी खास जगह या अंग को टारगेट करते हैं। और यहाँ कुछ बहुत जाने पहचाने नाम आ रहे हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। सबसे पहला अल्जाइमर रोग। इसमें बीटा एमिलॉइड प्रोटीन का जिक्र है, जो APP नाम के किसी बड़े प्रोटीन से बनता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अल्जाइमर, जो डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण है, उसके पीछे ये बीटा एमिलॉइड प्रोटीन का दिमाग में जमना, जिसे प्लाक्स कहते हैं, एक अहम भूमिका निभाता है। अच्छा, ये अल्जाइमर के प्लैक्स इसी से बनते हैं? हाँ, काफी हद तक। ये प्रोटीन का गलत तरीके से मुड़ना और जमना सीधे सीधे दिमागी कोशिकाओं, न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सिर्फ कोई अजीब सी दुर्लभ बीमारी नहीं, बल्कि अल्जाइमर जैसी आम और भयानक बीमारी के केंद्र में भी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। अच्छा, अगला लोकलाइज्ड प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ एक और प्रोटीन है, आइलेट एमिलॉइड पॉलीपेप्टाइड, IAPP। इसे एमिलिन भी कहते हैं और ये पैंक्रियाज में जमता है। हाँ, पैंक्रियाज के आइलेट्स में, जहाँ इंसुलिन बनता है। एमिलिन एक हार्मोन है जो इंसुलिन के साथ ही बनता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है। ना एमिलिन फिर वहीं आइलेट्स में जमना शुरू हो जाता है। अच्छा, वहीं के वहीं जम जाता है। हाँ, और माना जाता है कि ये जमाव इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को और नुकसान पहुंचाता है, जिससे डायबिटीज और बिगड़ती है। कमाल है, डायबिटीज में भी ये प्रोटीन जमने की कहानी है। अच्छा, स्रोत में मेजुलरी थायराइड कैंसर का भी नाम है। हाँ, वो थायराइड कैंसर का एक रेयर टाइप है। उसमें कैल्सिटोनिन हार्मोन बहुत बनता है और वही एमिलॉइड के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है। फिर है आइसोलेटेड एट्रियल एमिलॉइडोसिस। इसमें ANF प्रोटीन है और ये बढ़ती उम्र के साथ आम है, जिससे एट्रियल फिब्रिलेशन का खतरा बढ़ता है। हाँ, ANF मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये दिल के ऊपरी हिस्से एट्रिया बनाते हैं। उम्र के साथ ये प्रोटीन वहीं जम सकता है और दिल की धड़कन में गड़बड़ी, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन पैदा कर सकता है। ये उम्र का एक और असर है दिल पर। और लोकलाइज्ड में आखिरी वाला, जिसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिस्टेमिक सिनाइल एमिलॉइडोसिस। नाम में सिस्टेमिक है पर असर मेनली दिल के वेंट्रिकल्स पर है। हाँ, इसे सिनाइल यानी उम्र से जुड़ा कहते हैं। इसमें नॉर्मल वाला वाइल्ड टाइप ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन TTR शामिल है। ट्रांसथायरेटिन, ये नाम पहले भी आया था? नहीं, ये पहली बार है शायद। नहीं, ये TTR प्रोटीन है। ये लिवर बनाता है। उम्र के साथ ये नॉर्मल प्रोटीन भी बिना किसी जेनेटिक खराबी के बिगड़कर दिल में जम सकता है, खासकर वेंट्रिकल्स में। अच्छा, ये बिना म्यूटेशन के भी हो सकता है, सिर्फ उम्र के कारण? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसे सेनाइल या उम्र से संबंधित कहते हैं। इससे भी दिल का फंक्शन बिगड़ता है, कार्डियक डिस्फंक्शन होता है, पर अक्सर ये AL वाले से धीमी गति से होता है। ओके, तो ये थे लोकलाइज्ड प्रकार। अब आखिरी कैटेगरी हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक। हाँ, जो परिवारों में चलती हैं, जेनेटिक वजहों से। इसमें पहला है फेमिलियल एमिलॉइड कार्डियोमायोपैथी। इसमें फिर से ट्रांसथायरेटिन है, पर यहाँ ये म्यूटेटेड है, ATTR, और ये दिल को टारगेट करता है। सही। यहाँ प्रोटीन वही TTR है, लेकिन इसके जीन में गड़बड़ी होती है, म्यूटेशन होता है। इस म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटीन बनता है ATTR, वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है और आसानी से एमिलॉइड बना लेता है। और इस वाले प्रकार में ये खास तौर पर दिल में जमता है, जिससे कार्डियोमायोपैथी होती है। और इसी से जुड़ा दूसरा है फेमिलियल एमिलॉइड पोलीन्यूरोपैथी। इसमें भी वही म्यूटेटेड ATTR प्रोटीन है, TTR जीन म्यूटेशन की वजह से, पर यहाँ असर दिल पर नहीं, नसों पर ज्यादा है। हाँ, और यही बात इसे और पेचीदा बनाती है। प्रोटीन वही म्यूटेटेड ATTR, लेकिन किसी में वो दिल पर असर कर रहा है, किसी में नसों पर। ऐसा क्यों होता है, ये पूरी तरह साफ नहीं है। शायद म्यूटेशन का टाइप अलग हो या कोई और फैक्टर हो, पर यह दिखाता है कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं।
तो हमने इतने सारे प्रकार देख लिए, AL, AA, डायलिसिस वाला, फिर अल्जाइमर, डायबिटीज, उम्र वाला TTR, म्यूटेटेड TTR, बाप रे। प्रेजेंट अरे अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग कारण, अलग अलग अंग। तो इन सब का सार क्या निकला? कोई एक कॉमन थीम है? बिल्कुल है। जो बड़ी तस्वीर उभरती है वो ये है कि एमाइलॉइडोसिस असल में बीमारियों का एक ग्रुप है। इन सब की जड़ में एक ही बुनियादी प्रक्रिया है। कोई ना कोई प्रोटीन गलत तरीके से मुड़ रहा है, मिसफोल्ड हो रहा है और फिर वो इकट्ठा होके जम रहा है, एग्रीगेट हो रहा है। ओके, मिसफोल्डिंग और एग्रीगेशन। हाँ, और ये जमाव, ये एमाइलॉइड फिब्रिल्स फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर उनके नॉर्मल काम में दिक्कत पैदा करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। और अगर हम थोड़ा और पीछे हटकर देखें तो इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विविधता गजब की है। कितने अलग अलग तरह के प्रोटीन इसमें शामिल हैं, एंटीबॉडी के टुकड़े, हार्मोन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कारण भी कितने अलग हैं। कैंसर, पुरानी सूजन, डायलिसिस, जेनेटिक नुक्स, यहाँ तक के सिर्फ उम्र का बढ़ना। हाँ, ये तो है। और फिर बीमारियां भी अलग अलग शक्ल लेती हैं। कुछ पूरे शरीर में फैलती हैं, सिस्टेमिक, कुछ किसी खास अंग को पकड़ती हैं, दिमाग, दिल, पैंक्रियाज। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अल्जाइमर, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां जैसी बहुत ही कॉमन और सीरियस कंडीशन से भी जुड़ी हुई हैं। और वो लैब वाली पहचान, कांगो रेड स्टेन और वो सेब जैसी हरी चमक, वो इन सब में कॉमन है ना? हाँ, वो एक कॉमन डायग्नोस्टिक धागा है जो इन सब को जोड़ता है, एमिलॉइड की पहचान कराता है। तो ये थी हमारी एमिलॉइडोसिस पर आज की बातचीत, जो हमें मिली जानकारी पर आधारित थी। वाकई ये प्रोटीन की फोल्डिंग की एक उलझी हुई कहानी है जिसके कई सिरे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हमने देखा कि एमिलॉइडोसिस के कितने अलग अलग प्रकार हैं जो खास प्रोटीन और खास हालात से जुड़े हैं, उम्र से लेकर डायबिटीज, अल्जाइमर्स, जेनेटिक्स तक। ये जो विविधता है, ये हमारे शरीर की उन अंदरूनी कमजोरियों के बारे में क्या बताती है? मतलब ऐसा क्या है कि इतने अलग अलग प्रोटीन अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे सूजन में, बुढ़ापे में या जेनेटिक गड़बड़ी में, अचानक इस तरह गलत राह पकड़ लेते हैं और नुकसान करने लगते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को सही रखने और खराब प्रोटीन को हटाने वाले सिस्टम कितने नाजुक हैं, और जब वो फेल होते हैं तो कितना कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस चर्चा से एमिलॉइडोसिस की इस जटिल दुनिया को समझने में कुछ आसानी हुई होगी और शायद आपकी जिज्ञासा और बड़ी होगी।